तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि 30 तारीख को आपका इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का पेपर होना है और आज 28 तारीख है। जी हाँ दोस्तों, और मैंने आपके लिए 7 ऐसे क्वेश्चंस तैयार किए हैं जो क्वेश्चंस आपके यूनिट वाइज क्वेश्चंस से लिए गए हैं। यानी हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक मैंने लिया है और ये टॉपिक सारी चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। और ये बात आप मान के चलिए कि अगर आप इनको कंप्लीट कर लेते हैं तो ये बात आप मान के चलिए कि आप एग्जामिनेशन में बेहतर से बेहतरीन ग्रेड आप हासिल कर सकते हैं अगर आपने इसको ईमानदारी से कंप्लीट कर लिया तो। ठीक है, इसका जो पीडीएफ नोट्स है आपको आफ्टर लेक्चर आपको देखने को मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आपको देखने को मिल सकता है। आप दोनों में जुड़ जाइएगा और जल्दी से इनको एक्सेस करिएगा। ठीक है, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट को मैं दोस्तों समझाने की कोशिश करूंगा और इन सारी चीजों को तैयार करने में दोस्तों थोड़ा सा मेहनत लगा है, तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक करिएगा और अपना ओपिनियन कमेंट के जरिए बताइएगा ताकि मुझे भी पता लगे कि ये चीजें आपको बेहतर लग रही है नहीं। और मैं आपका ज्यादा समय जाया नहीं करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं 10 घंटे का लेक्चर आपको प्रोवाइड करूंगा, 5 घंटे का, 6 घंटे का, ऐसा काम मैं नहीं करूंगा। यह बात आपको पता है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि आपको कम से कम ड्यूरेशन के अंदर बेहतर से बेहतरीन चीजें प्रोवाइड की जाए। आप जाके देखेंगे तो मैं कम से कम ड्यूरेशन के अंदर अंदर आपको बेहतर चीजें प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करता हूं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वाइज सारी चीजों को देखते चलिएगा, एक एक लाइन, एक एक चीज आप लिखते चलिएगा अगर आप लिख रहे हैं तो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला यूनिट नंबर 1 वाटर टेक्नोलॉजी का है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन 2026, जिसमें आपको मैं बताऊंगा हार्डनेस क्या होता है, ईडीटीए मेथड क्या होता है, अल्कलिनिटी क्या है, लाइम सोडा प्रोसेस क्या है, जियोलाइट प्रोसेस क्या है, आयन एक्सचेंज प्रोसेस क्या है, साथ ही साथ न्यूमेरिकल सहित ये चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हार्डनेस ऑफ वाटर देखने को मिल रहा होगा क्या होता है। कह रहा है कि हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन। ये बात आपको पता है। और चूंकि देखिए ये शॉर्ट में तैयार किया गया है और आपको कम से कम इतना तो लिखना ही पड़ेगा। अगर आप कुछ नहीं लिखते हैं तो ये जरूर लिखना है। ठीक है, यानी हार्डनेस वाटर का किसके कारण होता है, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस की वजह से होता है। ठीक है, दो टाइप के हार्डनेस होते हैं। पहला आपका होता है टेम्पररी हार्डनेस जिसे हम लोग कार्बोनेट हार्डनेस कहते हैं, और दूसरा होता है परमानेंट हार्डनेस जिसे हम लोग नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कहते हैं। ठीक है, ये किसके कारण होता है, ड्यू टू द बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण ये होता है। और ये होता है सल्फेट, क्लोराइड एंड कैल्शियम, यानी जो सल्फेट और क्लोराइड होता है कैल्शियम मैग्नीशियम का, उसके कारण। जैसे आपका CaSO3 का होल ट्वाइस है, MgSCO3 का होल ट्वाइस है, फिर CaSO4 इधर है, MgSO4 है, CaCl2 है, MgCl2 है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अगर हम यूनिट्स की बात करें तो यूनिट आपका सबसे पहला आपका आता है पार्ट्स पर मिलियन, जिसे हम लोग मिलीग्राम पर लीटर भी कहते हैं। तो इसका एक्सप्रेशन कैसे होता है, मिलीग्राम ऑफ CaCO3 पर लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, यानी एक ppm किसके बराबर होता है, 1 मिलीग्राम लीटर के बराबर होता है एज कंपेयर ऑफ द CaCO3। दूसरा हमारा है डिग्री फ्रेंच, तो 10 mg जो होता है वो CaCO3 का 1 लीटर के बराबर होगा, यानी 1 डिग्री फ्रेंच इक्वल टू 10 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, अगला हमारा आता है डिग्री क्लार्क। डिग्री क्लार्क जो होता है वो 14.25 mg ऑफ CaCO3 इन 1 लीटर, यानी 1 डिग्री क्लार्क किसके बराबर होगा, 14.25 मिलीग्राम पर लीटर के बराबर होगा। ठीक है, और उसके बाद m इक्विवेलेंट पर लीटर आएगा जो कि आपके सामने दिया गया इसका एक्सप्रेशन। इसका वैल्यू जो होगा 1 m इक्विवेलेंट पर लीटर 50 mg पर जो लीटर है CaCO3 के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला था हार्डनेस ऑफ वाटर। दूसरा हमारा है ईडीटीए मेथड जिसे हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका पूरा सेटअप आपके सामने नजर आ रहा होगा। अगर आप चाहें तो इस फिगर को बना सकते हैं। अगर आप फिगर को बना देंगे तो एग्जामिनर ये समझेगा कि एग्जैक्टली बंदे ने पढ़ाई की है, बंदे ने अच्छे लेवल की पढ़ाई की है। समझ रहे हैं आप लोग, और हमेशा स्टार्टिंग आपका बेहतर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका एक ब्यूरेट है जिसमें एडीटीए सोल्यूशन है, और यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क है जिसमें आपका वाटर सैंपल है, और उसके अंदर एमिनो बफर pH 10 दिया गया है, और इसके साथ साथ यूरोक्रोम जो कि ब्लैक टी इंडिकेटर है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल दिया गया है कि जो ईडीटी है वो रिएक्ट करेगा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से टू फॉर्म अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स, और ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स को बनाएगा। जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जब ईडीटीए के साथ रिएक्ट करेगा तो CaEDTA बनेगा और MgEDTA बनेगा। ठीक है, जो कि एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, इंडिकेटर इसमें कौन कौन से यूज हो रहा है, तो इसके अंदर यूरोक्रोम जो आपका ब्लैक टी है वो यूज हो रहा है। एंड पॉइंट यहाँ पे वाइन रेड ब्लू मिलेगा। ठीक है, अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें ईडीटी मेथड की, तो हार्डनेस की बात करें मिलीग्राम पर लीटर है CaCO3, तो V इंटू एन इंटू 50,000 अपॉन सैंपल वॉल्यूम होगा जो कि मिलीलीटर में होगा। ठीक है, तो V आपका क्या है भाई, तो V आपके नंबर ऑफ ईडीटीए है जो यूज होंगे मिलीलीटर में, और N आपका नॉर्मेलिटी है जो ईडीटीए सॉल्यूशन का है। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा तीसरा जो कि आपका अल्कलिनिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि अल्कलिनिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड
कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आयन, यानी जो आपका अल्कलिनिटी होता है वो किसके प्रेजेंस के कारण होता है, तो वो आपका हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयन की वजह से होता है। ठीक है, अगर हम टाइप की बात करें तो दो प्रकार की अल्कलिनिटी है। पहला आपका फिनोल्फथलीन अल्कलिनिटी जिसे हम लोग पी अल्कलिनिटी बोलते हैं, और दूसरा आपका है मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी जिसे हम लोग एम अल्कलिनिटी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसके डिटर्मिनेशन की बात करें तो बाय द एडीटीए विद द स्टैंडर्ड एसिड H2SO4 और HCl इनके अकॉर्डिंग, तो आपके सामने ये प्रॉपर डायग्राम दिया है, चार्ट दिया है। इस सारे चार्ट्स का याद होना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, अगर आप अल्कलिनिटी ऑफ वाटर लिख रहे हैं तो ये चार्ट का मेन रोल इसके अंदर होता है। ठीक है, पीएच रेंज ये सारे हैं, और इसके अंदर फिनोफैक्थलिन जो है पी है, मिथाइल ऑरेंज है, और इसका कंडीशन है। ठीक है, अगर पी भी जीरो है, एम भी जीरो है, यानी पी आपका जीरो, एम जीरो, तो यहाँ पे कोई भी अल्कलिनिटी नहीं होगी। यदि पी जीरो है और एम का वैल्यू जीरो से बड़ा है तो यहाँ पे केवल और केवल क्या होगा, बाइकार्बोनेट प्रेजेंट रहेगा। यदि पी आपका जीरो से बड़ा है और एम आपका किसके इक्वल है, 2p के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे केवल और केवल कार्बोनेट जो आयन है वो प्रेजेंट होगा। अगर p ग्रेटर देन जीरो है, एम आपका ग्रेटर देन 2p है, दोनों कंडीशन अगर फुलफिल करते हैं तो इसके अंदर कार्बोनेट भी होगा और बाइकार्बोनेट होगा। ठीक है, अगर p ग्रेटर देन जीरो है और m किसके बराबर है, p के बराबर है, तो यहाँ पे केवल और केवल क्या होगा, हाइड्रोक्साइड जो है आयन वही प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें अल्कलिनिटी मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3, तो वो आपका होता है V इंटू एन इंटू 50,000 अपॉन सैंपल वॉल्यूम, जो कि मिलीलीटर में होगा। और अगेन आपका V आपका नंबर ऑफ एसिड है जो यूज हो रहे हैं, और एन आपके नॉर्मलिटी है एसिड का। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, लाइम सोडा प्रोसेस की बात करें तो इसका प्रिंसिपल दिया हुआ है, कह रहा है कि एडिशन ऑफ कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम, यानी जो कैलकुलेटेड अमाउंट है लाइम का, जो आपका CaOH का होल ट्वाइस है, और जो आपका सॉफ्ट एस है जो Na2CO3 का, वो प्रेसिपिटेट होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के अकॉर्डिंग एज इन द इनसॉल्युबल कंपोनेंट। ठीक है, जैसे आप हार्ड वाटर जाएगा तो हार्ड वाटर आपका एडिशन करेगा लाइम के साथ, तो आपका प्रेसिपिटेशन होगा CaCO3 MgOH का, MgCO3 का, तो यहाँ पे आपका फिल्टरेशन होगा, और फिल्टरेशन के बाद हमें सॉफ्ट वाटर जो है वो मिलेगा। ठीक है, इन सारी रिएक्शंस को आपको लिखने हैं। जैसे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो CaCO3 आपका प्रेसिपिटेट होगा, H2O बनेगा। फिर ये आपका होगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा, CaCO3 भी प्रेसिपिटेट हो जाएगा, H2O मिलेगा। ये जब Na2CO3 के साथ आपका रिएक्ट करेगा तो CuCO3 अगेन यहाँ पे प्रेसिपिटेट होगा, Na2SO4 बनेगा। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, कोई परेशानी दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं है। ठीक है, अगला हमारा आता है जियोलाइट प्रोसेस, जिसे हम लोग परम्यूटेड प्रोसेस भी कहते हैं। तो यहाँ पे हार्ड वाटर जियोलाइट, जो सोडियम जियोलाइट है Na2Zd, उसके साथ रिएक्ट करके सॉफ्ट जो वाटर है वो देगा। ठीक है, इसका वर्किंग क्या है, तो इसका वर्किंग ये है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो है वो एक्सचेंज होंगे किसके साथ, कैल्शियम आयन के साथ, जो प्रेजेंट होंगे सोडियम जियोलाइट के अंदर। ठीक है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम दिए गए हैं Na2Zd के साथ, तो कैल्शियम जियोलाइट या फिर मैग्नीशियम जियोलाइट, और प्लस 2Na बनेगा, क्योंकि इन रिएक्शंस को स्टेबल करना जरूरी है। ठीक है, तो ये वाटर के अंदर मिलेगा। अगर हम इसके रीजनरेशन की बात करें जियोलाइट की, तो यहाँ पे कह रहा है कि एग्जॉस्टेड जियोलाइट इज ट्रीटेड विथ 10% NaCl सॉल्यूशन, यानी ये 10% NaCl सॉल्यूशन के साथ मिलता है। तो यहाँ पे आपके सामने इसका रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अगला हमारा था आयन एक्सचेंज प्रोसेस। तो यहाँ पे हार्ड वाटर जो होगा वो कटायन एक्सचेंज रीजन के साथ H प्लस फॉर्म करेगा, और एनायन एक्सचेंज रीजन के साथ OH माइनस फॉर्म करेगा, और जो आपका कह सकते हैं जो आपका डिमिनरलाइज्ड वाटर जो है वो हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कटायन एक्सचेंज का पूरा रिएक्शन दिया गया है, यहाँ पे अनायन एक्सचेंज का पूरा रिएक्शन आपके सामने दिया गया है, और ओवरऑल इफेक्ट आपके सामने मिल रहा होगा। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं। इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट करने हैं दोस्तों, बहुत ही जरूरी ये क्वेश्चंस हैं। और इन क्वेश्चंस का जो एक्सप्लेनेशन है मैंने अपने वीडियोस में बहुत अच्छी तरीके से प्लेलिस्ट में दे रखा है, तो आप वहां से इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, कोई परेशानी दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं होनी चाहिए। आई होप ये सारे टॉपिक आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, यूनिट नंबर 1 का ये क्वेश्चन, सारी चीजें हैं आपके सामने, आप देख सकते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग यूनिट नंबर 2 का जो टॉपिक मैंने लिया है, जिसमें हमारा है स्लर्ज एंड स्केल, प्राइमिंग, फॉर्मिंग, बॉयलर कोरोजन एंड कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्लर्ज एंड स्केल फॉर्मेशन क्या होता है, किस तरीके से वो यूज होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने कह रहा है कि स्लर्ज, जिसमें आपका कह रहा है कि सॉफ्ट लूज एंड मडी प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इन बॉयलर एट द लो टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ पे सॉफ्ट लूज और जो मडी प्रेसिपिटेट होगा वो बॉयलर के अंदर फॉर्म्ड होगा, जो कि एक लो टेम्परेचर पे होगा, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा। ठीक है, कॉजेस की बात करें यानी इसका कारण क्या होता है, तो पहला कारण है कि प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व साल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, यानी मैग्नीशियम और कैल्शियम का जो डिसॉल्व साल्ट है वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरा आपका है हाई कंसंट्रेशन ऑफ TDS, यानी जो TDS होता है उसका कंसंट्रेशन हाई होता है। तीसरा हमारा है इनएडिक्वेट ब्लो डाउन, एंड फोर्थ इज दैट यूज ऑफ हार्ड वाटर। ठीक है,
अगर हम इफेक्ट की बात करें किन किन चीजों को इफेक्ट करेगा ये, तो ये रिड्यूस करेगा हीटिंग एफिशिएंसी को, ये कॉज करेगा ओवर हीटिंग को और डिस्टर्शन प्लेट्स को, यानी जो भी आपका ओवर हीटिंग है वो देगा, और जो प्लेट है उनको डिस्टर्ब कर सकता है ये कोरोजन को कॉज करता है। एंड ये सॉक करता है पाइप को और वाल्व को, यानी जो पाइप है और जो वाल्व्स हैं उनको सॉकिंग करने का ये काम कर देता है। ठीक है, इसके बचा कैसे जा सकता है? मान लीजिए कोई भी चीज है उसका कॉजेज इफेक्ट हो गया तो इसका कुछ प्रिवेंशन भी होगा ना। तो प्रिवेंशन ये है कि हम प्रॉपर ब्लो डाउन को यूज करेंगे सॉफ्ट वाटर को, और यूज करेंगे स्लर्ज कंडीशनर्स को, जस्ट लाइक टेनिन, सोडियम एल्यूमिनेट, इन सारी चीजों को। ठीक है, तो ये आप कंपोजिशन देख सकते हैं स्लर्ज का आपके सामने दिया गया है, आप इस फिगर को जरूर बनाइएगा। ठीक है, अब स्केल क्या होता है, तो यहाँ पे कह रहा है कि हार्ड एडहेरेंट एंड क्रिस्टलाइन डिपोजिट फॉर्म्ड ऑन द बॉयलर वॉल्स एट द हायर टेम्परेचर, यानी हार्ड एडहेरेंट और जो क्रिस्टलाइन डिपोजिट होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं बॉयलर वॉल पे, किस पे? एक हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, तो कॉजेस क्या है, कारण इसके ये है कि ये डिकम्पोजिशन होता है बाइकार्बोनेट का, इसके अंदर प्रेजेंस होते हैं कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और SiO2 वाटर के अंदर। ठीक है, इसका जो कंसेंट्रेशन होता है डिजोल्व साल्ट का हाई होता है, इसका टेम्परेचर भी हाई होता है। ठीक है, अगर हम इसके इफेक्ट की बात करें तो ये पुअर हीट ट्रांसफर कैरी करता है, वेस्टेज ऑफ फ्यूल यहाँ पे होता है, और ये ओवर हीटिंग करता है मेटल को, एंड ये कॉज करता है ब्रस्टिंग ऑफ बॉयलर को। ठीक है, इससे बचा कैसे जा सकता है? तो बचने के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे सॉफ्ट वाटर को, इंटरनल ट्रीटमेंट जस्ट लाइक फोटो, जो आपका फॉस्फेट है, कार्बोनेट है, कैलोगन है, उनका हम यूज करेंगे, रेगुलर ब्लो डाउन को यूज करेंगे, और इसका भी फिगर आपके सामने मेंशन है। ठीक है, दूसरा हमारा आता है प्राइमिंग एंड फोमिंग। प्राइमिंग की बात करते हैं तो कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ इंटरटेनमेंट ऑफ वाटर और ड्रॉपलेट अलोंग विद द स्टीम इज कॉल्ड प्राइमिंग, यानी जो प्रोसेस जो इंट्रीटमेंट करता है वाटर का, जो ड्रॉपलेट होते हैं किसके अलोंग? स्टीम के अलोंग, तो वो आपका क्या कहलाता है? प्राइमिंग कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं फिगर के अकॉर्डिंग आपको बताया गया प्राइमिंग के बारे में। इसके कारण क्या है, तो हाई टीडीएस बॉयलर वाटर के अंदर रहता है जिसके कारण ये आपका प्राइमिंग होता है। हाई अल्कलिनिटी अगर रहेगा तब भी प्राइमिंग होगा, सडन जनरेशन होगा स्टीम का तब भी प्राइमिंग, जो आपका प्राइमिंग है वो होगा, ओवर ड्यू टू द हाई ट्रबुलेंस तब भी आपका क्या होगा? प्राइमिंग होगा। ठीक है, इफेक्ट क्या होगा अगर अगर ये होता है तो क्या चीजें होंगी? तो वेट स्टीम होगा, यानी रिड्यूस इफिशियंसी, यानी जो इफिशियंसी है उसको रिड्यूस कर देगा ये। कैरी ओवर साल्ट, यानी ये जो साल्ट है उनको कैरी ओवर करेगा, और ये मेल लीड टू द कोरोजन। ओके, अगर हम इसके प्रिवेंशन की बात करें तो ये मेंटेन करेगा प्रॉपर वाटर लेवल को, ये रिड्यूस करेगा टीडीएस को बाय द ब्लो डाउन, ये कंट्रोल करेगा अल्कलिनिटी को, एंड ये यूज होगा एंटी प्राइमिंग एजेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, अब आता है फोमिंग। फोमिंग क्या होता है भाई? तो इसके अंदर कह रहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल फोर्थ और फोम ऑन द सरफेस ऑफ बॉयलर वाटर इज कॉल्ड फोमिंग, यानी जो फॉर्मेशन होता है स्टेबल फ्रोथ का या फिर फोम का, किसके सरफेस पे? बॉयलर वाटर के सरफेस पे, तो वो आपका क्या कहलाता है? फोम कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं फोमिंग कहलाता है ये, यही प्रोसेस आपका फोमिंग कहलाता है। इसके कारण ये है कॉजेज ऑफ ऑयल एंड ग्रीस, यानी ऑयल और ग्रीस के कारण ये बनता है। हाई कॉन्सेंट्रेशन और डिजोल्व साल्ट के अकॉर्डिंग भी ये बनता है, और हाई एल्कलिनिटी अगर रहेगा तब भी ये फॉर्मिंग होगा। ठीक है, इफेक्ट की बात करें तो ये कैरी ओवर करेगा वाटर को, ये रिडक्शन करेगा इन द हीटिंग एफिशिएंसी, एंड ये कॉज होगा कोरोजन के कारण। ठीक है, प्रिवेंशन क्या है इसका? तो हम ब्लो डाउन ऑपरेशन को यूज करके इसको रिड्यूस कर सकते हैं, इसके टीडीएस को, एंड यूज कर सकते हैं एंटी फॉर्मिंग एजेंट को, जस्ट लाइक सिलिकॉन कंपोनेंट कंपाउंड या फिर टेनिन्स। ओके, अगला हमारा आता है बॉयलर कोरोजन। क्या होता है बॉयलर कोरोजन भाई? तो इसके अंदर कह रहा है कि द ग्रेजुअल डिस्टर्शन ऑफ बॉयलर मेटल्स ड्यू टू केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल एक्शन इज कॉल्ड कोरोजन, यानी जो ग्रेजुअल डिस्टर्शन होता है बॉयलर मेटल का, किसके कारण? केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल एक्शन के कारण, वही क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है। अगर हम टाइप ऑफ कोरोजन की बात करें तो ड्राई, जिसे हम लोग केमिकल कोरोजन बोलते हैं, वेट, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन बोलते हैं, एंड डिफरेंशियल एरिएशन कोरोजन एंड गैल्वेनिक कोरोजन होता है। ठीक है, कारण क्या है इसके? तो पहला कारण आपका है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बोनेट इन द फीड वाटर, दूसरा आपका है एसिड जिसके अंदर HCl H2SO4 होगा, डिजोल्व साल्ट, हाई टेम्परेचर, जिनके कारण ये कॉज होते हैं। ठीक है, इफेक्ट क्या होता है? तो इफेक्ट होता है टेनिंग ऑफ बॉयलर प्लेट, थिनिंग ऑफ बॉयलर प्लेट, लीकेज ऑफ वाटर एंड स्टीम, यानी इनके लीकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, रिड्यूस करना लाइफ ऑफ बॉयलर को, वेस्टेज ऑफ फ्यूल। प्रिवेंशन कैसे होगा? तो हम यूज कर सकते हैं डी एग्रीगेट वाटर को, मेंटेन कर सकते हैं प्रॉपर पीएच को जो कि 8.5 से 10.5 के अराउंड होगा, रिमूव कर सकते हैं डिजोल्व साल्ट को, इससे प्रिवेंट हो जाएगा ये चीज। यूज करेंगे एक प्रोएक्टिव जो आपका प्रोटेक्टिव कोटिंग होता है उसको, यूज करेंगे ऑक्सीजन जो स्कैवेंजर्स होते हैं उनको। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इसका फॉर्मेशन दिया गया, आप इस फिगर को जरूर बनाइएगा इस क्वेश्चन के अंदर। कॉस्टिव इमिटलमेंट क्या होता है? तो कह रहा है कि द क्रैकिंग एंड डिस्टर्शन ऑफ बॉयलर मेटल ड्यू टू द concentration of caustic alkali
that means NaOH in the certain part of the boiler is called as the caustic embrittlement. यानी जो क्रैकिंग होता है, जो डिस्टॉर्शन होता है बॉयलर मेटल का, किसके कारण? कंसंट्रेशन ऑफ कॉस्टिक एल्कली के कारण इन द सर्टेन पार्ट ऑफ बॉयलर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट बोलते हैं। इसके कारण क्या है? पहला कारण आपका है कंसंट्रेशन ऑफ NaOH इन अ बॉयलर, यानी बॉयलर के अंदर NaOH का कंसंट्रेशन, हाई अल्कलिनिटी और लो सिलिका कंटेंट एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व सॉलिड। ठीक है। इफेक्ट की बात करें तो ये क्रेक करता है, अपीयर ऑन स्ट्रेट पार्ट, एंड ये लीकेज होता है वाटर एंड स्टीम का, ये कॉज करता है सीरियस फेलियर्स को। ठीक है। प्रिवेंशन कैसे हो सकता है इसका? तो हम मेंटेन कर सकते हैं अल्कलिनिटी को, यूजिंग अवॉइड द एक्सेस ऑफ NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो अधिकता है उसको कम कर सकते हैं हम लोग। मेंटेन कर सकते हैं सिलिका के कंटेंट को अराउंड 20 to 150 ppm, रेगुलर ब्लो डाउन को यूज करके, एंड अवॉइड करेंगे सडन कोडिंग को, कूलिंग को। ठीक है। इसके मैकेनिज्म दिए गए हैं, आप इस मैकेनिज्म को देख सकते हैं, आपके सामने दिया गया है। इसका कंडीशन भी आपके सामने है फॉर द कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट। ठीक है। आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होनी चाहिए, स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन में, प्राइमिंग एंड फोमिंग फॉर्मेट में, बॉयलर कोरोजन में, कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट में, और ये चीजें हैं। ठीक है। और क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं इस यूनिट से, तो आपको इनको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, यानी यूनिट नंबर थर्ड का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, जिसके अंदर हम जानेंगे लुब्रिकेंट एंड लुब्रिकेशन के मैकेनिज्म को, क्लासिफिकेशन, विस्कोसिटी एंड फ्लास एंड पावर पॉइंट, एंड एसिड नंबर, स्पेसिफिकेशन नंबर। ठीक है। तो सबसे पहले हम मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन जान लेते हैं। कह रहा है कि लुब्रिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, वियर एंड हीट बिटवीन द टू मूविंग सर्फेसेस बाय इंट्रोड्यूसिंग अ लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस। यानी लुब्रिकेशन एक प्रकार का प्रोसेस होता है जो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, वियर को और हीट को, जो किसके बिटवीन होगा? दो मूविंग सरफेस के बीच में होगा, जो इंट्रोड्यूस होगा एक लुब्रिकेटिंग सब्सटेंसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है। सबसे पहले आपका आता है फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेशन, जैसे कि आपका एक मूविंग सरफेस है, एक स्टेशनरी सरफेस है, यहाँ पे ऑयल फिल्म दिया गया है। ठीक है। तो ये एक कंटिन्यूअस फिल्म होगा लुब्रिकेंट का, जो सेपरेट करेगा दो सरफेस को। ठीक है। फ्रिक्शन अकर होगा विद इन द फ्लूइड के अकॉर्डिंग, एंड ये यूज होगा हाई स्पीड एंड हाई लोड के अकॉर्डिंग। ठीक है। जैसे कि आपका जनरल बेयरिंग होता है, बेयरिंग होता है ना, वो वहां पे बेयरिंग में हम यूज करते हैं। बाउंड्री लुब्रिकेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अब्सॉर्ब फिल्म दिया गया है, तो ये एक थिन फिल्म होता है लुब्रिकेंट का, जो अब्सॉर्ब होगा ऑन द मेटल सरफेस, ये प्रिवेंट करेगा डायरेक्ट कांटेक्ट को, ये यूज होगा एट द मॉडरेट स्पीड एंड द लोड, जैसे कि आपका इंजन पार्ट हो गया। ठीक है। एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन की बात करें तो ईपी आपका जो है एडिटिव, जो कि केमिकल फिल्म होता है, ये एक प्रकार का स्पेशल एडिटिव होता है जो रिएक्ट करता है मेटल को टू फॉर्म द प्रोटेक्टिव लेयर, ये प्रिवेंट करता है वेल्टिंग एंड सीजर्स को, एंड ये यूज होता है वेरी हाई लोड एंड टेम्परेचर पे, जैसे कि आपका गियर बॉक्स हो गया। ठीक है। क्लियर है? चलिए, अब दूसरा हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट। तो पहला आपका आता है फिजिकल स्टेट, जिसके अंदर आपका लिक्विड, सेमी लिक्विड, सॉलिड एंड सेमी सॉलिड, सॉलिड और गैसियस आता है। ठीक है। और इसके एग्जांपल और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने मेंशन किए गए हैं। ठीक है। अगला हमारा आता है ओरिजिन, जिसके अंदर आपका मिनरल, वेजिटेबल, एनिमल, सिंथेटिक आता है, जिसके एग्जाम्पल और इसके प्रॉपर्टीज दिए गए हैं। ठीक है। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो ऑटोटिव, इंडस्ट्रियल, मैरीन, इलेक्ट्रिकल, एंड उसके बाद इसका एग्जांपल और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है। अब एक डिजायरेबल प्रॉपर्टीज है, एक बेहतर लुब्रिकेंट का प्रॉपर्टी क्या है? वो ये कि वो उसका जो विस्कोसिटी है वो प्रॉपर होगा, हाई ऑयलेंस होगा उसके पास, हाई फ्लैश एंड फायर पॉइंट होगा, लो पावर पॉइंट एंड क्लाउड पॉइंट होगा, केमिकल स्टेबिलिटी होगी, लो वोलेटिलिटी होगी इसके पास, नॉन कोरोसिव होगा ये, और ये बेहतर होगा गुड थर्मल स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है। अगला हमारा था विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स। ठीक है। तो विस्कोसिटी क्या है? कह रहे हैं कि विस्कोसिटी इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए फ्लूइड टू द फ्लो, यानी जो विस्कोसिटी एक प्रकार का इंटरनल रेजिस्टेंस है जो ऑफर्ड होता है फ्लूइड ऑफ फिल्म के अकॉर्डिंग। ठीक है। फ्लूइड ऑफ फ्लो के अकॉर्डिंग। ठीक है। अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये इंडिकेट करेगा थिकनेस ऑफ ऑयल को, यानी ऑयल का थिकनेस कितना है वो इस चीज को इंडिकेट करेगा। हाई विस्कोसिटी, हाई थिकनेस, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन द सिलेक्शन ऑफ लुब्रिकेंट, यानी लुब्रिकेंट को सेलेक्ट करने के लिए विस्कोसिटी देखना जरूरी होता है। ठीक है। इसका डिटर्मिनेशन होता है बाय द रेडवुड विस्कोमीटर या फिर सेवोल्ड विस्कोमीटर के अकॉर्डिंग। ठीक है। यूनिट इसका दिया है, ऐसा यूनिट आपका पीएस होता है, एंड सीजीएस यूनिट आपका पॉइज होता है, एक पॉइज इक्वल टू 0.1 पीएस। ओके। एंड काइनेटिक विस्कोसिटी आपका एक स्ट्रोक किसके बराबर होता है? 10 का पावर माइनस 4, 10 का पावर माइनस 4, सॉरी 10 का पावर माइनस 1 है। ठीक है। मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है। अगला हमारा विस्कोसिटी इंडेक्स, जिसे हम लोग वीआई कहते हैं, तो ये एक प्रकार का कह रहा है कि इट इज अ नंबर विच इंडिकेट द चेंजेस इन विस्कोसिटी ऑफ ऑयल विद चेंज इन टेम्परेचर, यानी ये नंबर ऑफ ये नंबर होता है जो इंडिकेट करता है चेंज को विस्कोसिटी ऑफ ऑयल के विद द चेंजेस इन टेम्परेचर।
हाई विस्कोसिटी इंडेक्स तो लेस चेंजेस इन विस्कोसिटी एंड बेटर लुब्रिकेंट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है L माइनस यू अपॉन L माइनस एच इंटू 100। यू आपका एक ऑब्जॉर्व काइनेटिक एनर्जी होगा जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होगा। L आपका काइनेटिक विस्कोसिटी होगा जो आपका ऑयल हैविंग करेगा VI इक्वल टू 0। H आपका काइनेटिक विस्कोसिटी होगा जिसका ऑयल हैविंग 100 होगा, ठीक है। और इसके जो कंडीशन है आपके देख सकते हैं, आप यहाँ पे इसका दिया हुआ है, ठीक है। फ्लैश एंड फायर पॉइंट की बात करें तो फ्लैश पॉइंट कह रहा है कि द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द वेपर ऑफ ऑयल जस्ट कैच फायर मोमेंटरली व्हेन अ फ्लेम इज अप्लाइड, यानी ये एक प्रकार का लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिसपे आपका जो वेपर होता है ऑयल का वो कैच करता है जो फायर होता है और मोमेंटरली उसको कैच करता है जब आपका फ्लेम अप्लाई होता है, ठीक है। और फायर पॉइंट क्या होता है, तो ये आपका एक लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिसपे आपका वेपर जो होता है ऑयल का वो कंटिन्यूअस बर्न करना यानी जलना शुरू होता है फॉर एटलीस्ट 5 सेकेंड, ठीक है। सिग्निफिकेंस दिया गया, ये इंडिकेट करता है सेफ्टी ऑफ ऑयल को। ये हाई फ्लैश एंड फायर पॉइंट कैरी करता है जो कि यदि अगर हाई फ्लैश एंड फायर पॉइंट होगा तो ये काफी ज्यादा सेफ रहेगा। इसका जो डिटर्मिनेशन है वो जो आपका क्लेवलैंड ओपन कर्व ऑपरेटर्स है उसके द्वारा करेंगे, जैसे कि आपके सामने इसका पूरा फिगर आपके सामने दिया हुआ है, आप इसी फिगर को बनाइएगा। टाइपिकल वैल्यूज वाल्व जो वैल्यूज है वो जो डिग्री सेल्सियस में आपका फ्लैश पॉइंट आपका 1 से 150 से 250 रहेगा, फायर पॉइंट 170 से 270 रहेगा, ठीक है। और इसके प्रोसीजर्स भी दिए गए हैं, ठीक है। अगला हमारा आता है क्लाउड एंड पावर पॉइंट। तो क्लाउड पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि द टेम्परेचर एट विच वैक्स पार्टिसिपेट फर्स्ट अपीयर व्हेन ऑयल इज कूल्ड, यानी ये टेम्परेचर होता है जिसपे आपका वैक्स जो है पार्टिसिपेट करता है फर्स्ट अपीयर्स में जब आपका ऑयल क्या होता है कूल्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर क्लाउड पॉइंट, ठीक है। तो आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं यहाँ पे। पावर पॉइंट की बात करें तो ये आपका एक लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिसमें जो ऑयल होता है वो स्टिल फ्लो करना शुरू करता है व्हेन कोल्डेड, ओके। तो यहाँ पे सेमी सॉलिड है और यहाँ पे आपका प्योर पावर पॉइंट है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इसके सिग्निफिकेंस दिए गए हैं यहाँ पे, इसके टाइप जो आपके टाइपिकल वैल्यूज है वो दी गई है, ठीक है। क्लियर हुआ। एसिड नंबर एंड स्पेसिफिकेशन नंबर की बात करें तो एसिड नंबर क्या होता है, कह रहा है कि इट इज द मैग्नीशियम mg ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ ऑयल, यानी डिटर्मिनेशन इसका ऑयल और नेचुरल जो आपका अल्कोहल है और जो फिनोफैक्टोलिन है उसके द्वारा होगा। एट टाइट्रेट होगा वो KH सोल्यूशन के साथ पिंक कलरलेस, ठीक है। एसिड नंबर आपका V इंटू N इंटू 56.1 होगा, ठीक है। और यहाँ पे V आपका वॉल्यूम है KOH का, N आपका नॉर्मलिटी है KOH का, W आपका वेट है ऑयल सैंपल का और ये आपका क्या है मॉलिक्यूलर वेट है KOH का, ठीक है। सिग्निफिकेंस दिया गया कि ये इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ फ्री फैटी एसिड को, हाई एसिड वैल्यू तो ऑयल आपका क्या होगा डिटरोरिएटेड होगा, ठीक है। एस्पोनिफिकेशन नंबर क्या होता है, तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसका फॉर्मूला भी दिया गया VV माइनस VS इंटू N इंटू 56.1 अपॉन B, ठीक है, अपॉन W। तो V भी आपका वॉल्यूम है HCl का ऑफ द ब्लैंक, VS आपका वॉल्यूम है HCl का ऑफ द सैंपल, N आपका नॉर्मलिटी है HCl का, W आपका वेट है ऑयल सैंपल का, ठीक है। और इसके सिग्निफिकेंस आपके सामने मेंशन किए गए हैं, ठीक है। आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इस यूनिट से जो क्वेश्चंस हैं आपके इंटरफेस पे नजर आ रहे होंगे, तो आप इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा और इसका सॉल्यूशन हमारे जो वीडियोस हैं वीडियोस का सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे, वीडियोस के माध्यम से मैंने प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। नाउ मूव टू द यूनिट नंबर 4 और अगला क्वेश्चन हमारा है जो कि आप पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है जिसमें हम डालेंगे टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो आइए देखते हैं सारी चीजों को। तो सबसे पहला हमारा टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है, पॉलीमराइजेशन आपके इंटरफेस पर नजर आ रहा होगा। कह रहा है कि पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड, यानी पॉलीमराइजेशन क्या है, पॉलीमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइंड होते हैं एक साथ और वो बनाते हैं एक हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड को, ठीक है, जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। तो इसके अंदर पहला आपका आता है एडिशन, जिसे चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो ओनली वन मोनोमर इज इन्वॉल्व, यानी इसके अंदर केवल एक ही मोनोमर इन्वॉल्व होता है और नो बाय द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ओके। एंड ये हाई मोलिकुलर वेट इज फॉर्म्ड क्विकली, यानी इसके अंदर हाई मोलिकुलर वेट जो है वो क्विकली फॉर्म होगा। एग्जांपल जैसे पॉलिथीन है, PVC है, टेफ्लॉन है। कंडेंसेशन की बात करें पॉलीमराइजेशन की, तो इसमें 2 या 2 से अधिक मोनोमर इन्वॉल्व होंगे। स्मॉल मोलिकुलर जैसे कि आपका H2O, HCl, NH3 ये एलिमिनेट होगा बाय द प्रोडक्ट, ओके। हाई मोलिकुलर वेट आपका फॉर्म होगा स्लोली। एग्जांपल जैसे नाइलन 66 हो गया, बैकेलाइट हो गया, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ये चीजें हो गई, ठीक है। मैकेनिज्म दिया गया है पॉलीमराइजेशन का, आप देख सकते हैं जैसे फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन का पूरा कह सकते हैं इनिशिएशन है, प्रोपोगेशन है, टर्मिनेशन है, पूरा आप कह सकते हैं जो रिएक्शन है इसको लिखिएगा।
आयोनिक पॉलिमराइजेशन है, इसका रिएक्शन आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर कैटायोनिक है और आयोनिक है। दूसरा हमारा आता है थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। कई बार डायरेक्टली एग्जामिनेशन में डिफरेंस पूछ दिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपका लिनियरली और स्लाइटली ब्रांच होते हैं, ये आपका हाईली क्रॉस लिंक्ड 3D नेटवर्क होता है। नेचर की बात करें तो ये सॉफ्ट एंड होते हैं ऑन द हीटिंग एंड द हार्ड एंड ऑन कूलिंग। एंड ये वन सेट, यानी एक बार अगर सेट होगा तो कैन नॉट सॉफ्टन बाय हीट, तो हीट के द्वारा उसको सॉफ्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है, यानी इरिवर्सिबल होता है ये, ठीक है। मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो यहाँ पे वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट क्रॉस लिंकिंग होता है। और सोल्युबिलिटी की बात करें तो ये सॉल्युबल होता है इन द सुटेबल सॉल्वेंट, एंड ये इनसॉल्युबल होता है सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। रेजिस्टेंस इसका लो होता है, इसका हाई होता है। शेप की बात करें तो शेप हम लोग मॉडल कर सकते हैं एंड रीमॉडल कर सकते हैं, लेकिन इसको एक बार हम लोग मॉडल कर दिया तो दोबारा हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जांपल जैसे पॉलिथीन है, पीवीसी है, नायलॉन है, टेफ्लॉन है, पीएमएम है, इसके अंदर बैकलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, मेलेमिन फॉर्मल्डिहाइड, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। कहाँ यूज होता है तो बैग बनाने में, पाइप बनाने में, सीट्स बनाने में, फाइबर्स बनाने में, इंसुलेशन बनाने में, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में हम इसका यूज करते हैं, हैंडल बनाने के लिए, एडहेसिव कोटिंग के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और यहाँ पे थर्मोसेटिंग पॉलीमर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, आप इसको बनाइएगा, ओके। अगला कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर एंड इसके प्रिवेंशन दिए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं अलग अलग पॉलीमर दिए गए हैं, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में दोस्तों पूछे जाते हैं। तो पहला आपका है पॉलीवाइनिल क्लोराइड मोनोमर, इसके अंदर CH2 डबल बॉन्ड CHCl आएगा, जिसे हम लोग वाइनिल क्लोराइड कहते हैं। इसका प्रिपरेशन दिया गया है, इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, प्रॉपर्टीज दिया गया, ये टफ, हार्ड एंड केमिकली रेजिस्टेंस होता है, गुड इलेक्ट्रिकल इंडिकेटर इंसुलेटर होता है, ये फ्लेम रिट्रेडेंट होता है ये, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज होता है ये भी इसका दिया गया, पाइप में, फिटिंग में, इंसुलेशन ऑफ वायर्स में, रेनकोट में, फ्लोरिंग में, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आता है पॉली टेट्रा फ्लोरो फ्लोरोएथिलीन, ओके, इसका भी स्ट्रक्चर यहाँ पे मोनोमर, इसके प्रिपरेशन और इसके प्रॉपर्टीज और यूजेस दिए गए हैं। नाइलन 6 है, उसके बाद नाइलन 6 है, बैकलाइट है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड है, बुना एस है, बुना एन है। तो इस तरीके की चीजें शायद ही आपको कभी किसी ने प्रोवाइड की होगी दोस्तों, तो मैंने आपको अच्छी तरीके से चीजों को प्रोवाइड करने की कोशिश किया है। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और एक पॉजिटिव कमेंट जरूर करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है वोल्केनाइजेशन ऑफ रबर। तो यहाँ पे कह रहा है कि नेचुरल रबर इज सॉफ्टेंड ऑन हीटिंग एंड बिकम्स स्टिकी, यानी जो आपका नेचुरल रबर होगा वो सॉफ्टेंड होगा, यानी जब हम उसको हीट करेंगे तो वो सॉफ्टेंड होगा और वो बन जाएगा एक स्टिकी के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड वोल्केनाइजेशन जो है वो इंप्रूव करता है इसके प्रॉपर्टीज को, तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये चीजें मेंशन की गई हैं, ठीक है। इसके इफेक्ट दिए गए हैं, इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू वेव्स एंड इंक्रीज द हीट एंड कोरोजन रेजिस्टेंस एंड डिक्रीज द प्लास्टिसिटी एंड स्वेलिंग, ओके। डिग्रेडेशन ऑफ पॉलीमर की बात करें तो पॉलीमर डिग्रेड बाय हीट, यानी पॉलीमर हीट के द्वारा, लाइट के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, मॉइस्चर के द्वारा क्या होते हैं, डिग्रेड होते हैं, एंड इट लीड टू डिक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। मेथड इसका दिया गया प्रिवेंशन का, ऐड करना स्टेबलाइजर को, स्टोर करना प्रॉपर कंडीशन को, यूज करना प्रोटेक्टिव जो आपका कोटिंग है उसको, ठीक है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपको देख लेने हैं। और एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चंस आपसे दिए गए हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला यूनिट नंबर 4, सॉरी यूनिट नंबर 5, जिसका क्वेश्चन हमारा है फेज इक्विलिब्रियम एंड कोरोजन। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो पहले पहले हमारा है फेज क्या होता है। तो कह रहा है कि होमोजीनियस फिजिकल डिस्टेंस एंड मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट ऑफ अ सिस्टम, यानी एक होमोजीनियस फिजिकली डिस्टेंट एंड मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट होता है सिस्टम का। अगर हम इसके कंपोनेंट की बात करें तो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सबस्टेंसेस के अंदर होंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें F, तो ये आपका नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा जो क्या होगा, डेट कैन बी चेंज विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ फेजेस इन इक्विलिब्रियम, यानी बिना फेजेस ऑफ इक्विलिब्रियम को चेंज किए नंबर के इनको हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक गिब्स फेज रूल आता है जिसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू C माइनस P+2। C आपका डिग्री होता है फ्रीडम का, F होता है फ्रीडम का, C आपका कंपोनेंट होता है, P आपका फेज होगा। F अगर 0 होगा तो ये इनवेरिएंट होगा, 1 होगा तो ये आपका मोनोवेरिएंट होगा, 2 होगा तो ये बाइवेरिएंट होगा, 3 होगा तो ये आपका ट्राइवेरिएंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक फेज डायग्राम दिया गया है दोस्तों, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायरेक्टली 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये डायग्राम को आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से बनाना है, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन को अच्छी तरीके से आपको लिखना है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको दिए गए हैं ABCD जो भी आपके सामने मेंशन है, आप इनको देख सकते हैं कहाँ कहाँ यूज होता है। तो ये यूज होगा स्टीम के जनरेशन के लिए, ये यूज होगा बेसिस ऑफ बॉयलर ऑपरेशन के लिए, ये इंपॉर्टेंट होगा इन द फ्रीज ड्राइंग, प्रेशर कुकिंग एंड रेफ्रिजरेशन के अंदर, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए
अब आता है हमारा CUAZ बाइनरी इक्वेटिक फेज डायग्राम। तो ये तो आपका सिंपल वन कंपोनेंट सिस्टम था, ये आपका CUAZ कंपोनेंट है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो ये भी आपको फिगर प्रॉपर बनाना है, प्रॉपर आपकी लाइनिंग जिस तरीके से दी गई है वो प्रॉपर लाइनिंग लिखना है। आप देख सकते हैं आप किस तरीके से इनको लिखेंगे, ठीक है। इक्वेटिंग पॉइंट आपका 71.9% Ag के लिए एंड द टेम्परेचर आपका 779 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। एट द इक्वेटिक टेम्परेचर L टेंड्स टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा आपका सोडियम सोल्यूशन रिच होता है इन Cu एंड बीटा आपका सोडियम सोल्यूशन रिच होता है इन Ag, ओके। अब कोरोजन क्या होता है, तो कह रहा है कि कोरोजन इज द ग्रेजुअल डिस्टर्शन ऑफ डिटोरिएशन ऑफ अ मेटल बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन विद इट्स एनवायरनमेंट, ओके, जो कि आपके साथ। तो यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं, कोई परेशानी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कोरोजन आपका एक ग्रेजुअल डिस्टर्शन एंड डिटोरिएशन होता है एक मेटल का बाय द केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन विद इट्स एनवायरनमेंट, ठीक है। अगर हम टाइप ऑफ कोरोजन की बात करें तो ड्राई कोरोजन, वेट कोरोजन, गैल्वेनाइज्ड कोरोजन, पिटिंग कोरोजन एंड क्रेविस कोरोजन एंड इंटर ग्रेनुअल कोरोजन होता है एंड स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन का, आप देख सकते हैं इस मैकेनिज्म को, इस फिगर को आप बनाइएगा। देखिए फिगर को बनाना जरूरी है इसलिए क्योंकि एग्जामिनर आपको फिगर के बेसिस पर ही नंबर देगा, और केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन तो होना ही होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा था प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन के प्रिवेंशन दिए गए हैं, पहला आपका प्रोटेक्टिव कोटिंग, दूसरा हमारा है एलोइंग, तीसरा आपका है कैथोडिक प्रोटेक्शन दैट, अगला हमारा है इन्वायरमेंटल कंट्रोल, उसके बाद हमारा है डिजाइन मॉडिफिकेशन, ठीक है। इसके सारे पॉइंट्स मेंशन दिए गए हैं। कॉमन इनहेबिटर्स कौन कौन से यूज होंगे, Na2CO3, NaNO2 एंड K2CrO4 एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑर्गेनिक इनहेबिटर्स यहाँ पे यूज होगा, वो यूज होगा, ठीक है। समरी टेबल दिया गया एट द लास्ट पॉइंट, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है गिब्स फेज रूल का, जो आपका ट्रिपल पॉइंट वाटर है वो आपको पता होना चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट वाटर है वो पता होना चाहिए, एंड इक्वेटिक पॉइंट है वो पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है, एफ क्या है, सी क्या है, पी क्या है, एल क्या है, अल्फा बीटा, ये सारी चीजें मैंने आपको डिफाइन कर दी। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन है जो कि इस यूनिट से आपके सामने मेंशन किए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा है 6 नंबर यूनिट, जो कि हमारा अगला है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक एंड इट्स एप्लीकेशन। तो पहले हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक को जान लेते हैं क्या होता है। तो कह रहा है कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। यानी जो आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक है वो स्टडी है, किसका स्टडी है, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उनका स्टडी है, जो मैटर के साथ होगा एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब्स रेडिएशन, जब आपका मॉलिक्यूल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, ट्रांजिशन अकर्स बिटवीन एनर्जी लेवल, तो ट्रांजिशन जो है वो एनर्जी लेवल में क्या होगा, अकर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिए गए हैं जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रे, यूवी, एक्सरे, गामा रे। तो यहाँ पे लैम्डा आपका इधर जाएगा तो इंक्रीज होगा, इधर आपका एनर्जी जाएगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। इधर इंक्रीज होगा, इधर इंक्रीज होगा, ठीक है। लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो ये आपका लेमडा क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज होगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड डिटरमाइन करने के लिए, स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, मॉलिक्यूलर बाउंडिंग को, प्योरिटी चेकिंग के लिए, उसके जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है उसके लिए, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि मॉलिक्यूल कैन अब्सॉर्ब रेडिएशन, यानी मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब कर सकता है रेडिएशन को जब आपका एनर्जी और रेडिएशन मैच करेगा एनर्जी गैप के अकॉर्डिंग बिटवीन द टू क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। तो इसका फॉर्मूला होता है डेल ई इक्वल टू एच म्यू, म्यू आपका सी अपॉन लेमडा होगा, तो एच आपका प्लैंक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 6.626 इंटू 10 का पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होगा, और म्यू आपका फ्रीक्वेंसी है रेडिएशन का, लेमडा आपका वेवलेंथ है, और सी आपका वेलोसिटी है लाइट का 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए, ये आपका वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के लिए, ये रोटेशनल ट्रांजिशन के लिए, ठीक है। और एनर्जी लेवल डायग्राम आपको बना लेने हैं, बहुत अच्छी तरीके से बनाना है इसको, प्रॉपर नेट एंड क्लीन आपको बनाना है, ठीक है। अब कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन जनरल ब्लॉक दिए गए हैं, जैसे ये आपका रेडिएशन सोर्स है, उसके बाद वेवलेंथ सेलेक्टर, उसके बाद आपका सैंपल सेल, उसके बाद डिटेक्टर, उसके बाद आपका रीड आउट रीडर रिकॉर्डर, ओके। और इसके सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। सोर्सेज जो यूज होंगे, यूवी विजिबल यूज होगा, आईआर यूज होगा, रोटेशनल यूज होंगे, ठीक है। और कौन कौन से डिटेक्टर यहाँ पे यूज होंगे, तो आपका फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब यूज होगा, फोटो डायोड, बोलोमीटर, टेली जो आपका टर्मोकपल है वो यूज होगा, सिग्नल इज शोन इन एज ए स्पेक्ट्रम, ठीक है। अगला हमारा था इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक यूवी विजिबल, ठीक है। तो ये इन्वॉल्व करता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को इन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल, एंड ये अकर होगा यूवी के अकॉर्डिंग जस्ट लाइक 200 to 400 नैनोमीटर, एंड विजिबल के लिए क्या होगा आपका 400 से 800 नैनोमीटर विजन करेगा, ठीक है। और इसके ट्रांजिशंस दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, अल्फा से अल्फा स्टार, एन से एन स्टार, पाई से पाई स्टार, एन से पाई स्टार, ठीक है। और इसकी सारी चीजें दी गई हैं।
बियर लैम्बर्ट्स लॉ दिया गया है, A = log बेस 10 आई नॉट अपॉन आई, और ये आपका एप्सिलॉन BC के इक्वल होगा। तो आई नॉट आपका इंटेंसिटी होगा इंसिडेंट लाइट का, आई आपका इंटेंसिटी होगा ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट का, सी आपका मॉलिक्यूलर एब्जॉर्बिविटी होगा, पी आपका पाथ लेंथ होगा, सी आपका कॉन्सेंट्रेशन मोल होगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन होगा। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपिक की बात करें तो ये इन्वॉल्व करता है ट्रांजिशन को बिटवीन द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूल। इसका रेंज आपका 4000 से 400 सेंटीमीटर क्यूब होगा, इनवर्स होगा, ठीक है। एंड इसके सारे टाइप्स दिए गए हैं, जैसे कि आपका सिस्टमेटिक स्टार्चिंग है, एसिमेट्रिक है, उसके बाद इसकी सोरिंग है, रॉकिंग है, वैगिंग है, ट्विस्टिंग है कि नहीं। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपिक माइक्रोवेव की बात करें तो इसका भी फॉर्मूला दिया गया, म्यू इक्वल टू 2b J+1। जे आपका रोटेशनल क्वांटम नंबर है, बी आपका रोटेशनल कांस्टेंट है, और म्यू आपका फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग सारी चीजें दी गई हैं, एप्लीकेशन दिया गया कहाँ कहाँ ये आपका इंफ्रा जो आपका इंस्ट्रूमेंटेशन है वो यूज होता है, ये आईआर का कहाँ यूज होता है, और माइक्रोवेव का कहाँ पे यूज होता है, ये सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है। कंपैरिजन दिया गया क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में कंपैरिजन में पूछ दिए जाते हैं, तो आपको कंपैरिजन पता होना चाहिए। एप्लीकेशन ओवरऑल दिया गया कि ये कहाँ यूज होता है, ठीक है। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इस यूनिट से आपके सामने मेंशन किए गए हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है जिनको आपको लिख लेना है, ठीक है। अगला हमारा है जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारा यूनिट नंबर 2 का पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, जिसमें हम जानेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जिसे हम लोग जेड इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इट इज द नेट पोजिशन चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, यानी ये एक प्रकार का नेट पोजीशन चार्ज होता है जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं आउटमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर, उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसका जो फॉर्मेशन है, ये सारे फॉर्मेशन आपके सामने दिए गए हैं। इसका फॉर्मूला है जेड इफेक्ट इक्वल टू जेड माइनस एस, जेड आपका एटॉमिक नंबर होगा, एस आपका शेल्डिंग कांस्टेंट होगा। इन ए पीरियड की बात करें तो ये इंक्रीज होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी पीरियड में आपका जो होगा वो लेफ्ट से राइट इंक्रीज होगा। ग्रुप की बात करें तो ये डिक्रीज होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ओके। दूसरा हमारा था इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, आपको लिखना आता ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं हिंदी में। तो डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अलग अलग सेल में, सब सेल में और ऑर्बिटल में डिवाइड करना। एंड अबव प्रिंसिपल n+1 रूल होता है, यानी इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीज n+1 वैल्यू, ओके। यहाँ भी इफ n+1 इज सेम, यानी तो अगर सेम होगा तो ऑर्बिटल विद द लोअर इज n इज क्या होगा, फर्स्ट फिल, यानी जो सबसे लोअर होगा वो पहले फिल होगा। जैसे 1s होगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 4f, 5d और 5f, इस तरीके से होगा, ठीक है। अगर हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करें तो s में 1 होता है, p में 3 होता है, d में आपका 5 होता है, f में आपका 7 होता है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, इसमें 6 हो सकते हैं, इसमें 10, इसमें 14, ठीक है। तो इसी तरीके से सोडियम का, आयरन का, क्रोमियम का, कॉपर का आपके सामने दिया गया, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज दिया गया है, ये भी आपके सामने पॉइंट है, और इसके सारे फॉर्मेशन दिए गए हैं, प्रॉपर फिगर को आपको बना लेना है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो एनर्जी जो है वो रिलीज होगा जब आपका इलेक्ट्रॉन ऐड होगा टू द नेचुरल एटम इन द गॉसेस स्टेट, ठीक है। और इसका रिएक्शन दिया गया, ट्रेंड्स यहाँ पे हैं, इसके एक्सेप्शंस दिए गए हैं। उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रो एफिनिटी, ठीक है। तो ये टेंडेंसी होता है एटम का टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन द केमिकल बॉन्ड, और इसके ट्रेंड्स भी दिए गए हैं। पीरियड में आपका ये इंक्रीज होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ग्रुप में ये आपका डिक्रीज होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एंड एफ इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी जो आपका फ्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। और इसके अलग अलग वैल्यूज दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता ही होगा, तो ये चेंजेस होता है डेट आयन एटम अपीयर्स टू हैव इन द कंपाउंड और आयन। एंड ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट फ्री एलिमेंट 0, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मोनो एटॉमिक आयन चार्ज ऑन आयन, ठीक है। यानी जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे +1 माइनस, तो ये आपका -2 आ गया, यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ पे -2 आ गया। तो ये चीजें हैं जिस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करते हैं। एसपीडीएफ ऑर्बिटल के बारे में तो आपको पता ही होगा, तो ये आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है। आपके सारे यहाँ पे जो आपका प्रेसिपिटेशन है, पावर का दिया गया, सेल्डिंग पावर है, एनर्जी है, शेप ऑफ ऑर्बिटल है, और कुछ की पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। और समरी टेबल है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपके सामने मेंशन है, और इस यूनिट का क्वेश्चन दिया गया है। तो इसी तरीके से दोस्तों हमने इस सातों क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अगर ये वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।